अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज नेशनल असम्बली से 27वीं तरमीम पास हो गई है, लेकिन तरक्की पास हुई है। तरक्की पास का आप मतलब समझते हैं जैसे एक ज़बरदस्ती पास किया जाता है ना, कि जो पास होने की पोजीशन में नहीं होता, या उससे कोई चीज़ें मशरूत कर दी जाती हैं। और अभी जो इससे इसकी जो पूरी पासगी है, पूरी कामयाबी है, वो मशरूत हो गई है कि ये दोबारा सेनेट के पास जाएगी। दोबारा से इन्हें बंदे तोड़ने पड़ेंगे। जो पहले जिन दो सेनेटर्स ने पिछली दफ़ा वोट दिया था, एक JUIF के और एक PTI के, वो दोबारा से इन्हें तलाश करने पड़ेंगे और फिर उधर से ये पास कराएंगे। तो ये मामला हुआ क्या? वजह ये बनी कि कुछ चीज़ों का ख्याल आया कि ए साढ़े काम मुझे करने वाले सन, तो इनके बारे में हमने सोचा नहीं है। मसलन ये नहीं पता जी कि उधर हमने एक आइनी अदालत भी बना ली है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? तो एक लिहाज से अभी तक तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि अभी जो हाल दी कड़ी है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ही रहेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो उसका चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होगा, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का होगा तो ये सीनियर मोस्ट होगा। मतलब ये है कि हम फिर भी ये तय नहीं कर पाएंगे कि इनमें से सुप्रीम कौन सी है। ये एक इन्होंने ग्रे एरिया रख दिया कि दोनों जो हैं ये बराबर के हैं। कभी एक दफ़ा कोई एक जगह पे सीनियर मोस्ट लगा दिया, कभी दूसरी जगह पे लगा दिया। पाकिस्तान आपको पता है वैसे भी ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। दूसरी चीज़ जो तरमीम के लिए वापस सेनेट के पास जा रही है, अभी ये उस पर स्टैंप लगा देंगे या लगा दिए, वो है आइन का आर्टिकल 6, जिसका सुन सुन के थोड़े कन पक गए ने, लेकिन उस पर हुआ कुछ भी नहीं है। कि जिसने भी कोई आइन को तोड़ा उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। जो 18वीं तरमीम हुई थी उसमें यह था कि ना सिर्फ उसको दी जाएगी आइन तोड़ने वाले को, बल्कि उसको वैलिडेट करने वाले जजेस जो हैं उनको भी दी जाएगी। अब उस टाइम तो ये ज़हन में रख के की गई कि ये चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है, यही चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस भी टेकअप करती थी, तो उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट के पर ये एक ज़िम्मेदारी आयद की गई कि अगर उन्होंने इसको वैलिडेट किया तो उन्होंने दी भी खैर नहीं। लेकिन अब यह है कि चूँकि इस तरह के मामलात आगे आइनी अदालत में जाएंगे, तो लिहाजा आइनी अदालत को भी शामिल किया जा रहा है। या बल्कि ये है कि आइनी अदालत को ही दे दिया जाएगा काम के वो अगर वैलिडेट करेंगे, क्योंकि जो आइनी मामलात हैं ये तो अब उधर जाएंगे। लेकिन आज जो ये चीज़ें जो हैं, ये एक दो चीज़ें गौर तलब, वजाहत तलब, इस पे आज कौमी असम्बली से तो स्टैंप लग गई, लेकिन ये वापस सैनेट को भेजी गई है। जब तक सैनेट नहीं लगाएगा तो ये तरमीम अधूरी रहेगी। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट बड़ी जल्दी में भी है जी कि जो आइनी अदालत है वो फौरी तौर पर काम शुरू कर दे। उनके लिए जगह भी तलाश कर ली है, बस कोई आंदे ने कम पा दो। और जिनको पहले यानी कि वो तो शरीयत कोर्ट में गए हैं, वो शरीयत वाले जज जो हैं वो अपनी जगह पर परेशान हैं कि ये कितने गैर शरई काम कर रहे हैं और ये हमारी जगह पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। उनको ऑलरेडी उन्होंने कहा जी कि तुसी ज़रा बाहर निकलो, और हम जो है इसको इसकी बिल्डिंग को ठीक करना चाह रहे हैं। उनको आगे कहीं उधर हाई कोर्ट में भेजा है। वो भी बेचारे जड़े ने जी खजल हो रहे हैं। और आज जो एक दो चीज़ें बड़ी एक इंटरेस्टिंग नज़र आई, इंटरेस्टिंग क्या यानी कि नज़र आई, और जो है काबिल गौर थी। वो आज एक MNA है, उनको व्हील चेयर पे लाया गया वोट डालने के लिए, कि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो आ सकते, और उनको खसूसी त्यारे के ज़रिए इस्लामाबाद बुलाया गया और फिर इधर व्हील चेयर पे उनको इधर असम्बली में लाया गया। और वो खुर्शीद शाह साहब हैं, जो कि PTI सॉरी पीपल्स पार्टी के MNA सखर से। उनकी कुछ अरसे से वो बीमार हैं, वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे और चल भी नहीं सकते। और लिहाजा उनको ये उनके लिए इंतज़ाम किया गया, खसूसी तैयारी के ज़रिए उनको इधर लाया गया आगे, फिर जो है व्हील चेयर पर। अब उधर जो है उनके इस्तकबाल करने वालों में आगे शहबाज शरीफ भी थे, नवाज शरीफ भी थे। बल्कि जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ हैं, ये आज गए हैं उधर इरफान सिद्दीकी साहब के घर। इरफान सिद्दीकी साहब का नवाज शरीफ के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ था, है खैर अब तो है वो चले गए। और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि उनके जनाजे में इन्हें शिरकत करनी चाहिए थी। ना ही उधर शहबाज शरीफ गए, ना ही नवाज शरीफ जो हैं इन्होंने उनके जनाजे में शिरकत की। आज जाके उनके घर में उन्होंने ताज़ियत की, फातिहा की, उनके बच्चों को दिलासा दिया। और उसकी वजह क्या बनी, जो वजह बताई जा रही है, वो कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न।
सिक्योरिटी रीज़न इत्तेफाक ये है कि कल जब सिद्दीकी साहब की तदफीन थी, जनाजा था, तो कल ही इस्लामाबाद में धमाका भी हो गया। आपको पता है जो कल हम जिक्र कर रहे थे जो उधर इधर इस्लामाबाद कचहरी में हुआ उसके बाद वैसे ही हाई अलर्ट लग गया। जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो जनाज़ों के टाइम पर उसको तो वैसे ही कंट्रोल किया जाता है। मैं बल्कि आपको बताऊं, ज़रा थोड़ी सी पुरानी बात है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बात है कि जो दहशतगर्द हैं वो किस तरह सोचते हैं। एक टाइम था जब शहबाज शरीफ जो हैं ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और उस टाइम कोई एक बहुत ही करीबी इनके जो इस ख़ानदान के शरीफ ख़ानदान के एक करीबी एक दानश्वर आप कह लें, उनके बेटे उनको टारगेट करने का प्लान किया गया और ये तय किया गया कि ये प्लान किया गया कि हम इनको टारगेट करेंगे और जब इनका जनाजा होगा तो उधर ये लोग जनाजे में शरीक होंगे, उधर जो है फिर दूसरा सुसाइड अटैक होगा। और ये साजिश जो है फॉर्चुनेटली पहले ही पकड़ी गई, इसका पता चल गया और फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें और जो है वो ऐसे अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो पाए। तो लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में कोई ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है। तो लिहाजा ऐसी ओपन प्लेसेस पे जिधर कोई भी बंदा आ सकता है, आपको लोग आकर मिलते भी हैं। आप ये तो नहीं कहते परांठो परांठ, इस तरह भी नहीं कर सकते। फिर लोग कहते हैं डरता बड़ा है, और जब किसी पे कोई धमाका हो जाता है फिर कहते हैं इन्होंने करीब क्यों आने दिया। हम भी तो है ना, इन्हीं के जो को बंदा वो जो कहते हैं ना कि कोई बंदा कोई दो बाप बेटा जा रहे थे साथ, उनके गधा था तो उसने कहा भाई तुसी बैठ जाओ ना, क्या कि फिर लोग आखना है कि पुत्र जेड़ा नाल चल रहा है, तो उसने कहा कि बेटा तू बैठ जाओ, उसने कहा लोग आखन के बाप नू नाल लैके जा रहे हैं, यानी कि इसको शर्म नहीं आई। और फिर तो उन्होंने कहा जी कि हम दोनों जो हैं पैदल चलते हैं गधे के साथ। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कितने गधे हैं कि इनके पास गधा भी है और दोनों जो हैं साथ पैदल चल रहे हैं। तो लोग हर सूरत में कोई ना कोई बात तो कर लेते हैं। खैर इन शॉर्ट ये कि ये बैकग्राउंड थी कि जिसमें वो जनाजा अटेंड नहीं कर सके। और कल से जब से इस्लामाबाद का हुआ है तो उसके बाद तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अलर्ट है। वो पुराना ज़माना आ गया कि जगह जगह पे जो नाके लगे होते हैं, पुलिस वाले हर एक को देख रहे होते हैं। वैसे ये पुलिस वाले हम इनको गालियाँ दे रहे होते हैं लेकिन ये बेचारे ख़ुद भी बड़े वल्नरेबल होते हैं। देखें जिस तरीके से कल हुआ उसमें पुलिस वाले भी बेचारे शहीद हुए, बाकी जो वकील है और भी राहगीर जो हैं लोग उसमें शहीद हुए। आज तो इधर जो इस्लामाबाद में जो शॉपिंग मॉल है सेंटोरस, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी। अब ये एक चैलेंज आ रहा है तालिबान के साथ जो हमारी लड़ाई शुरू हुई है। मैं जो कल आपको कह रहा था कि अल्लाह खैर करे, ये बड़ी डेंजरस हमारी लड़ाई है। एक तो ये है, मैं ये भी समझता हूँ कि ये नागुज़ीर थी, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी डेंजरस। जो तालिबान है, जो कल मैंने वाना का ज़िक्र किया था, उसका भी सारे खुरे जो हैं वो अफ़गान तालिबान की तरफ जा रहे हैं। टीटीपी ने नोट करना कि उससे ज़रा डिसएसोसिएट किया। मैं आपको कल बता रहा था कि टीटीपी ने अब जो तरीका इख्तियार किया हुआ था, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट करते थे, इस तरह इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को या बाकी सिविलियन को टारगेट नहीं करते थे। तो अब जो है ये वाला जो वाक़या हुआ है, अब इसमें जो इशारे आ रहे हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहे हैं कि उधर से ये सारा प्लान हुआ है। वो किसने किया है, अफ़गान गवर्नमेंट तो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही। एनीवे ये बड़ी एक डेंजरस सी सिचुएशन है। दूसरा जो है, आज मैं देख रहा था ट्रंप जो है, आपको पता है कि वो हेडलाइन बनाए बगैर नहीं रह सकता और हर टाइम जो है वो डिस्कस हो रहा होता है। उसने आज उसकी कुछ दो बहुत ही नोटवर्दी किस्म की उसके हवाले से डेवलपमेंट थी। एक तो शामी सदर जो पहले किसी टाइम इनको मतलूब था, इनकी दहशतगर्दों की फहरिस्त में था और अभी वो शाम का सदर बना हुआ है। वो जो इस टाइम उधर गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है। और बाय द वे ये गालिबन 1957 के बाद पहला सदर है, शामी सदर, जो कि अमेरिका गया है। अब वो भी उसको ट्रंप अपना कोई परफ्यूम वगैरह दिखा रहा था, उसको गिफ्ट कर रहा था कि ये दुनिया का बेहतरीन परफ्यूम है। कोई थोड़ा सा उसको लगाया भी उसने कहा कि ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। और फिर वो पूछता है कि तेरी बीवियाँ कितनी हैं, बेगमात कितनी हैं। खैर उसने कहा जी कि नहीं मेरियाँ कोई ज़्यादा नहीं है, बस अल्लाह का करम है, एक ही बेगम है। और दूसरा जो है, यानी कि इस टाइम BBC बहुत ज़्यादा ज़ेर ताब है।
बीबीसी के हवाले से, बीबीसी ने एक ट्रंप के हवाले से डॉक्यूमेंट्री चलाई थी, उनका एक प्रोग्राम है पैनोरामा। उसमें उन्होंने कोई इसकी वीडियो चलाई, स्पीच चलाई, जो कि कोई जो 6 जनवरी को इन्होंने 2021 में जब उधर की पार्लियामेंट पर अटैक किया था उसके हवाले से थी। और उसमें तासर ये गया कि ये जो स्पीच से तासर ये गया कि ट्रंप ने लोगों को प्रवोक किया था। खैर ट्रंप को भी पता नहीं शायद याद होगी बात या नहीं याद होगी। अब बीबीसी का अपना इंटरनल ऑडिटिंग का प्रोसेस था, जिसमें उनकी एक जो क्वालिटी ऑडिटिंग होती है कि आपने जो काम किया वो कैसे किया। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने जो स्पीच है, जो ट्रंप की स्पीच है, उसको एडिट आउट किया हुआ है, यानी कि ज़रा विदाउट कंटेक्स्ट वो हुई हुई है। और ये कब की बात है, ट्रंप के सदर बनने से पहले का ये प्रोग्राम चल चुका है। अब हुआ क्या कि उनका जो इंटरनल मेमो था जिसमें ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन आई हुई थी वो लीक हो गया, वो अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद बीबीसी के लिए मसला बन गया। एक वो प्रोग्राम जो कि हो सकता है कि आज से साल पहले उन्होंने किया हो, या कम से कम 8 माह तो हो चुके होंगे उसको, यानी कि 10 माह तो हो चुके होंगे। वो जो है उनके लिए एक वबाल जान बन गया। उसमें बीबीसी का जो चीफ़ है उसको रिज़ाइन देना पड़ा, फिर जो उनका न्यूज़ का रिलेटेड आदमी है उसको रिज़ाइन देना पड़ा। लेकिन ट्रंप है वो बाज नहीं आ रहा। उसने एक लीगल नोटिस उनको भेजा है और उसने कहा है कि आप माजरत करें मेरे साथ और कंपनसेशन जो है को रोकड़ा शोकड़ा कर दो। अब उसने आज भी उसने एक बात की है कि मैं हक रखता हूँ कि मैं इनको घर तक पहुँचा कर आऊँ। पहले इधर अमेरिका में वो को 2-3 टीवी चैनल को उनसे काफ़ी हतीर रकम वसूल कर चुका है इसी तरह की कोई छोटी छोटी गलतियों की वजह से। अब यह है नाजरीन, एक तो खैर कि हर किसी के राइट होते हैं। ट्रंप से तो लोग वैसे ही अब डर रहे होते हैं। जब वो अपोजिशन में था इनको ये ख्याल ही नहीं था कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब देखें कि बीबीसी के लेवल पर कि उनका इंटरनल ऑडिट हुआ, उनकी जो एक काम है उनका, उसकी क्वालिटी के हवाले से उसमें ये चीज़ आई, यानी कि वो अपनी क्वालिटी को कितना इंश्योर करते हैं। इसके बावजूद वो ट्रंप के हाथों जलील हो रहे हैं। अब उनकी रेपुटेशन एट स्टेक है। ट्रंप जैसा बंदा बड़बोला वो तो फिर पूरी दुनिया में आपको जलील करता है। तो बीबीसी जो है इस टाइम बड़ी बुरी तरह से ज़ेर ताब है ट्रंप के। लेकिन ये ओवरऑल एक फ्री मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्तहान है। ये बात मैं पहले भी करता आया हूँ कि हमें ज़िम्मेदार रहना चाहिए, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं कभी आपसे गलती भी हो जाती है। और बीबीसी ने इनसे भी गलती हुई, लेकिन इंटरनली वो पॉइंट आउट भी हुई। प्रॉब्लम ये आया कि जब उस पर, और ये भी नहीं है कि कोई वो पॉइंट आउट होने के बाद प्रोग्राम आया, यानी कि प्रोग्राम उससे कई महीने पहले हो चुका था। वो ट्रंप के जो मैंने जिक्र किया, अब वो बीबीसी के लिए एक बहुत बड़ा एक रेपुटेशनल चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंज है, और मीडिया फ्रीडम के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।